आर.के. सिन्हा साहब, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सम्मानित सदस्य डॉक्टर अशोक भांजी, प्रोफेसर ए.के. बख्शी, ऑनरेबल मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल, प्रोफेसर उमेश राय जी, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, प्रोफेसर नीलोफर खान, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, डॉक्टर संजीव जैन, वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर बी सहाय, डायरेक्टर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू, प्रोफेसर वैशाल लाल, वाइस चांसलर क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू, श्री विश्वमूर्ति शास्त्री जी, विश्वविद्यालय के सभी प्राध्यापक, अतिथिगण, जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे सभी सहयोगी, देवियों, सज्जनों, विद्यार्थी बहनों एवं भाइयों, मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर। खासतौर से विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूंगा कि आज आपकी यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। दीक्षांत समारोह यात्रा की समाप्ति है और दूसरी यात्रा के शुरू होने का शुभ अवसर है। बचपन में प्राइमरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी की डिग्री की यात्रा एक शुरुआत ही मैं मानता हूं। मैं समझता हूं इस शुरुआत के जरिए आप न केवल अपने बल्कि अपने माता पिता, परिवार, शिक्षकों और समाज के स्वप्न को पूरा करने वाले हैं। मैं आप सबको इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। जिस दिन किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज में दीक्षांत समारोह होता है, उस दिन एक नए समाज के पैदा होने की संभावना जन्म लेती है। दीक्षांत समारोह सिर्फ युवा विद्यार्थियों को डिग्री, मेडल्स, सर्टिफिकेट देने का कार्यक्रम नहीं है। यह अवसर पूरे समाज में राष्ट्र में परिवर्तन तथा राष्ट्र निर्माण में नई ऊर्जा के शामिल होने की घोषणा भी है। पूरे जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सबसे ज्यादा सबल और सबसे अमूल्य यदि कोई संपदा है तो वो नई पीढ़ी की ऊर्जा है, नई पीढ़ी की चेतना है, नई पीढ़ी का दृष्टिकोण। यही जम्मू कश्मीर और आत्मनिर्भर भारत के लिए उसकी नई दृष्टि होगी। इस 8वें दीक्षांत समारोह में जिन्हें 1152 युवाओं को डिग्री एवं मेडल दिए गए हैं, वो हमारे वर्तमान एवं भविष्य की कड़ी है। मैं मानता हूं जब तक युवा चेतना पूरी क्षमता के साथ राष्ट्र निर्माण में भाग नहीं लेगी, तब तक किसी भी राष्ट्र की प्रगति सुनिश्चित नहीं हो सकती। इस हाल में मौजूद बच्चे भविष्य की कुंजी है, लेकिन इसे मंजिल समझने की भूल भी नहीं करनी चाहिए। अभी सामाजिक एवं राष्ट्रीय दायित्व को पूरा करने के लिए आपको अनेक रास्तों, अनेक बाधाओं से गुजरना होगा। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर कहा करते थे, यात्री को अपने घर तक आने के लिए हर अपरिचित दरवाजे को खटखटाना पड़ता है और अंतरतम तक पहुंचने के लिए संपूर्ण बाहरी जगत में भटकना पड़ता है। आज से सर्वांगीण मानवीय, सामाजिक तथा राष्ट्रीय विकास की जरूरतों को पूरा करने के लिए आपकी जो यात्रा शुरू होगी, वो आपकी सिर्फ भविष्य की प्रतिस्पर्धा के लिए आपको नहीं तैयार करेगी, बल्कि आपके भीतर की संभावनाओं को पूरी तरह से विकसित करने का मार्ग भी प्रशस्त करेगी। युवा साथियों, ये सौभाग्य की बात, इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन, जैसा मेरे पूर्व प्रोफेसर सिन्हा ने बताया, देश के पूर्व राष्ट्रपति महामहिम APJ अब्दुल कलाम साहब ने किया था। कलाम साहब खुद में एक बहुत अच्छे शिक्षक थे और वो अक्सर एक बात कहते थे कि अगर लोग मुझे एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद रखते हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान होगा। कलाम साहब का ये वक्तव्य सही मायने में शिक्षा और शिक्षक का बहुत बड़ा सम्मान है।
मुझे याद है जब मैं स्कूल में पढ़ता था और बीजगणित पढ़ना शुरू किया तो जो शिक्षक मुझे बीजगणित पढ़ाते थे उन्होंने a + b² = a² + b² + 2ab बता दिया उन्होंने, मुझे याद भी हो गया, लेकिन मुझे तब तक समझ में नहीं आया जब तक मैं विश्वविद्यालय नहीं पहुंचा ये होता क्यों है। शिक्षकों का जो महत्व है मैं समझता हूं ये इस बात को परिभाषित करता है। मुझे एक मैथमेटिक्स के टीचर से मिले, आप सब लोग स्क्वायर रूट पढ़ते हैं, हिंदी में उसे वर्गमूल कहते हैं। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था वो मुझे पढ़ाते थे, उन्होंने मुझे 2 वाक्य याद कराए और कहे कि अगर 2 ये वाक्य याद हैं तो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट आप तुरंत निकाल लोगे। एक 2 मैंने 2 का, और एक सेंटेंस उन्होंने मुझे याद कराया, अभी भी मुझे याद है, आई हैव ए माइंड, I1 हैव HAV4 A1 माइंड MIND4 1.414। वैसे ही 3 का उन्होंने स्क्वायर रूट के लिए भी एक सेंटेंस मुझे याद कराया, आई सपोज यू सो I1 सपोज 7 U 3 सो 2 1.732। अब इस तरह के शिक्षकों ने अनेक लोगों के जीवन को बदला है। मुझे लगता है कि जिस तरह से तकनीक बदल रही है, तेजी से बदल रही है, शिक्षकों के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। शिक्षण पद्धति में जिस तरह के बदलाव हो रहे हैं उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना, मैं समझता हूं कि आज एक बड़ी चुनौती है। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रोफेसर सिन्हा के नेतृत्व में इस विश्वविद्यालय के शिक्षक इन चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने को पूरी तरह तैयार होंगे। मित्रों, अगर देश का राष्ट्रपति शिक्षक होने में गर्व महसूस करे तो वाकई में एक शिक्षक के लिए इससे बड़े सम्मान की बात कुछ हो नहीं सकती है। शिक्षक का सही अर्थ है जो आपके अंदर की संभावनाओं को जगा दे, जो आपके अंदर बेजोड़ एवं अद्वितीय होने की संभावना को जागृत कर दे। और मैं मानता हूं जो व्यक्तित्व को गढ़ने वाला है वह दुनिया का सबसे बेहतरीन कलाकार है। और इसीलिए हमारी परंपरा में शिक्षक को गोविंद के ऊपर स्थान दिया गया है। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी ने भी युवा प्रतिभाओं को निखारने के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि 2004 में 54 स्टूडेंट्स, 2 प्रोग्राम और 3 फैकल्टी मेंबर्स के साथ शुरू हुआ इस यूनिवर्सिटी का सफर 2500 से ज्यादा स्टूडेंट्स, 24 प्रोग्राम और 140 से ज्यादा फैकल्टी मेंबर्स तक पहुंच गया। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस की कैटेगरी में श्री माता वैष्णो देवी ने 101वां स्थान अर्जित किया है और आर्किटेक्चर की कैटेगरी में पूरे देश में 16वां स्थान प्राप्त किया है। टॉप 125 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस में अपना स्थान बनाया है। इस उपलब्धियों से एक नए विश्वास का जन्म हुआ है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में इस रैंकिंग में अपेक्षित सुधार हम देख सकेंगे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक एवं महान शिक्षाविद पंडित मदन मोहन मालवीय जी कहा करते थे, कोई भी विश्वविद्यालय तब तक अपना आधा कार्य ही पूरा कर पाएगा जब तक वह अपने विद्यार्थियों के दिलों की ताकत का विकास करने का प्रयास भी उसी उत्सुकता से नहीं करता जितनी उत्सुकता से वह उसकी मानसिक ताकत का विकास करता है। और इसीलिए भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से स्कूलों तथा विश्वविद्यालयों को ऐसे आदर्श शिक्षा केंद्र में विकसित करने का जो संकल्प रखा है, हर एक युवा चेतना को उसकी मौलिकता में स्वीकार कर उसके अंदर की आकांक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं को सही राह दिखाई जा सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पाठ्यक्रम के जरिए शिक्षक, शिक्षा एवं छात्र के बीच ऐसे संबंधों पर बल दिया गया है जो कौशल तथा जीवन मूल्यों दोनों का निर्माण कर सके। एक छोटी कहानी, बेंगलोर में एक हाई स्कूल में बेसिक शिक्षा अधिकारी का अकस्मात दौरा हुआ। वो सोशल साइंस की क्लास में गए तो उन्होंने देखा एक लड़का बेंच पर आराम से पालथी मारकर आंखें बंद करके अध्यापक का लेक्चर सुन रहा था। बेसिक शिक्षा अधिकारी साहब को तो बड़ा गुस्सा आया।
उन्होंने क्लास रोककर अध्यापक से कहा कि आप पढ़ा तो रहे हो, लेकिन इस क्लास में तो गजब की अनुशासनहीनता है। आपका एक स्टूडेंट बेंच पर पालथी मारकर आपका लेक्चर सुन रहा है, भला ऐसे में पढ़ाई कैसे हो सकी? अध्यापक ने कहा कि नहीं साहब, ये अनुशासनहीनता नहीं है। सभी स्टूडेंट्स के साथ मेरा संबंध और व्यवहार ऐसा है, वो जैसे चाहे वैसे बैठें, चाहे आंख खुली हो या बंद हो, लेकिन वो मुझे बहुत ध्यान से सुनते हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे स्टूडेंट्स मुझे ठीक से सुनते हैं। आजकल सुनने वाला स्टूडेंट ढूंढना मुश्किल है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने उस दिन अपनी रिपोर्ट में लिखा कि शिक्षा में नियम नहीं बल्कि विद्यार्थी केंद्र में होना चाहिए, ताकि शिक्षक और स्टूडेंट्स के बीच में मित्रवत संबंध स्थापित हो सके। एक बिशन टंडन हिंदी के व्यंग्यकार थे, और एक सारिका मैगजीन निकलती थी, आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा। उनकी एक छोटी सी कहानी मैं 2 मिनट में खत्म करूंगा। उन्होंने एक लेख लिखा, जनक का धनुष किसने तोड़ा। मैं विवरण में नहीं जाना चाहता। सरकार बहुत चिंतित हुई कि आखिर देश का विकास किया कैसे जाए। तो जो सामान्यतः आदत है, एक आयोग का गठन किया गया। आयोग के अध्यक्ष और कुछ सदस्य नामित किए गए। पहली बैठक में लोगों ने तय किया कि अगर देश का विकास करना है तो सबसे पहले सुदूर ग्रामीण अंचल के प्राइमरी विद्यालय में जाना चाहिए। अध्यक्ष जी ने कोई विद्यालय खोजा सुदूर ग्रामीण अंचल में। मुझे लगता है ठंड का मौसम था। जब पहुंचे तो प्रधानाध्यापक जी चारपाई पर आराम से धूप का आनंद ले रहे थे। पहुंचने के बाद उन्होंने बताया कि मैं भारत सरकार ने जो आयोग गठित किया है उसका मैं अध्यक्ष हूँ। प्रधानाचार्य महोदय ने कहा कि मेरे विद्यालय का पठन पाठन काफी अच्छा है, अनुशासन भी बहुत उच्च कोटि का है। चलिए आपको अपने विद्यालय की सबसे ऊंची दर्जा कक्षा 5 में ले चलता हूँ। वहां लेके गए तो जो अध्यापक पढ़ा रहे थे, सीता विवाह का प्रसंग पढ़ाया जा रहा था। अध्यक्ष ने पूछा एक विद्यार्थी से कि जनक का धनुष किसने तोड़ा। उसने कहा मैंने नहीं तोड़ा। दूसरे से पूछा किसने तोड़ा। उसने कहा मैंने नहीं तोड़ा। बारी बारी से सारे विद्यार्थियों ने एक ही जवाब दिया कि जनक का धनुष मैंने नहीं तोड़ा। जो अध्यापक पढ़ा रहे थे उनसे पूछा गया। उन्होंने कहा कि मैं 13 साल से अध्यापक हूँ, कोई जनक का धनुष इस विद्यालय में नहीं था। मैं नहीं जानता जनक का धनुष किसने तोड़ा। प्रधानाध्यापक महोदय से पूछा गया। उनका साल मैं 15 साल से हूँ, जब से हूँ कोई जनक का धनुष नहीं। संयोग की बात है कि पूर्व प्रधानाध्यापक महोदय उसी गांव के रहने वाले थे, सेवानिवृत्त हो गए तो उनको बुलाया गया। उन्होंने कहा साहब 32 साल सेवा किया, 32 साल में कोई जनक का धनुष नहीं था। आगे दूसरी कहानी है, मैं उसको पूरा करूंगा, समय ज्यादा लगेगा, लेकिन मैं आग्रह करूंगा कि जरा अगर आपको समय मिले, उपलब्ध है ये, आप पढ़ सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस बात पर बल देती है कि नियमों के बजाय स्टूडेंट्स की सजगता पर ध्यान दिया जाए। सिलेबस की सीमाएं बांधने की बजाय उनके वैश्विक तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को तराशा जाए, ताकि वो सिर्फ किताबी ज्ञान ही न अर्जित करें बल्कि नए स्किल भी सीख सकें। अमेरिका का नेब्रास्का पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां कॉलेज से निकले युवाओं में बेरोजगारी दर सबसे कम है। वहां उनके कॉलेज की रैंकिंग में सिर्फ 2 पैमाने, क्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटी। अगर हमारी शिक्षा व्यवस्था सिर्फ इन 2 पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करे तो विद्यार्थी के अंदर स्वतंत्र विचार, नए स्किल्स सीखने की ललक पैदा होगी। ये बड़ा स्वाभाविक लगता है। मुझे प्रसिद्ध वैज्ञानिक भारत रत्न CNR राव का वो स्टेटमेंट इस मायने में बहुत सटीक लगता है। उन्होंने कुछ वर्ष पूर्व कहा था कि हम नए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करते हैं, हाईटेक क्लासरूम बनाते हैं, लेकिन उस हाईटेक क्लासरूम में जो पढ़ा रहे हैं उसमें सुधार की प्रक्रिया हमारी बहुत धीमी है। और इसलिए मेरा मानना है और मेरा अनुरोध है, सामान्य तौर पर सुविधाओं की मांग का कोई अंत नहीं है, लेकिन क्लासरूम में हम जो पढ़ाते हैं उसका उद्देश्य स्पष्ट है
कि स्टूडेंट्स को एक मजबूत नींव प्रदान करते हुए भविष्य के लिए उन्हें तैयार करना है। जो अंडर ग्रेजुएट हैं उन्हें पोस्ट ग्रेजुएशन या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार करना है। जो कैंपस के बाहर कदम रखने वाले हैं उन्हें जॉब्स की चुनौतियों से निपटने में समर्थ बनाना है। और मैं मानता हूं हाई स्किल, हाई डिमांड, हाई वेज, इन 3 बातों को ध्यान में रख करके अगर हम विद्यार्थियों को संघर्ष के लिए तैयार करते हैं तो वो किसी भी बड़ी चुनौती का सामना कर पाएंगे। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे, जो शिक्षा जीवन के संघर्ष के लिए जनसमूह को तैयार करने में मदद नहीं करती, जो चरित्र की शक्ति, परोपकार की भावना और सिंह जैसा साहस पैदा नहीं करती, उसे शिक्षा कहने का क्या फायदा है। स्वामी विवेकानंद जी का ये वक्तव्य अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है कि अब शिक्षण संस्थानों को भविष्य की तैयारी और अधिक तत्परता से करनी होगी और उनका लक्ष्य विश्वस्तरीय शोध और इनोवेशन होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इसलिए हायर एजुकेशन में मल्टीपल एंट्री एवं एग्जिट की व्यवस्था की है। रटे रटाए विषयों की जगह वैज्ञानिक सोच, ज्ञान और योग्यता पर बल दिया गया है। मैं कुछ आंकड़े देख रहा था। ऑल इंडिया हायर एजुकेशन सर्वे 1920 के मुताबिक हायर एजुकेशन में टोटल एनरोलमेंट करीब 3.85 करोड़ था। 18-19 से इसमें लगभग 3% की वृद्धि हुई, यानी 1 साल के भीतर करीब 11.36 लाख विद्यार्थी हायर एजुकेशन में बढ़े। इस सर्वे में देश की 1019 यूनिवर्सिटीज ने भाग लिया था और उसमें बड़े स्पष्ट तौर पर यह निष्कर्ष निकाला गया था कि इंजीनियरिंग की डिसिप्लिन में नेगेटिव ग्रोथ हुई है, जबकि मेडिकल साइंस में 51.1% की बढ़ोतरी हुई है। आर्ट में 0.4% इनरोलमेंट ग्रोथ रजिस्टर किया गया है, साइंस में 13.5% और कॉमर्स में 8.5% इनरोलमेंट ग्रोथ रजिस्टर की गई है, जबकि आईटी और कंप्यूटर साइंस में इनरोलमेंट में 4.2% ग्रोथ रजिस्टर की गई है। ये आंकड़े बदलते रहते हैं। एनरोलमेंट कम होने या नेगेटिव ग्रोथ का अर्थ कदापि ये नहीं निकाला जाना चाहिए कि इंजीनियरिंग पढ़ने वाले विद्यार्थी नहीं हैं, स्टूडेंट्स हैं और वो दूसरे ऑप्शन भी तलाश रहे हैं। अगर हमारे यहाँ इंजीनियरिंग में एनरोलमेंट कम हुआ तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा एनरोलमेंट इंजीनियरिंग में ही हो रहा है। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में सबसे ज़्यादा एनरोलमेंट इंजीनियरिंग, साइंस, बिजनेस मैनेजमेंट और सोशल साइंस में हुआ है। अब नीदरलैंड तथा जर्मनी में भी भारतीय विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है। अभी भी बहुत से स्टूडेंट सेंट्रल यूरोपीय देश स्लोवेनिया जा रहे हैं। सवाल यह है, यूक्रेन का किस्सा मैं नहीं जिक्र करना चाहता कि आज भी विदेशों को एक बेहतरीन डेस्टिनेशन क्यों माना जाता है। सबसे पहला जवाब तो समझ में आता है, वहाँ सिलेबस से हटकर वर्तमान की जरूरतों के मुताबिक पढ़ाई पर जोर दिया गया। उनका पूरा फोकस क्वालिटी और अपॉर्चुनिटी पर रहा है। ऐसा नहीं है कि संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन आज भी मुझे लगता है कि हमें विचार करना होगा। हमारे लिए एक वेकअप कॉल है कि शिक्षा में विश्व नेतृत्व तैयार करने के लिए हमें संस्थानों को आधुनिक और अनुसंधान का उत्कृष्ट केंद्र बनाना होगा। एक राजा ने किसी संत से पूछा, महाराज, बचपन से सुना है कि ज्यादा सोना बुरा है, लेकिन मुझे नींद बहुत आती है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। संत ने कहा, राजा साहब, अच्छे लोगों का ज्यादा सोना बुरा होता है, लेकिन बुरे लोगों का ज्यादा सोना ही अच्छा है, क्योंकि वो जितनी देर जागते हैं उतनी ही दुनिया में उत्पाद मचाते हैं। मैं सभी शिक्षकों से कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से हमें एक अवसर मिला है कि अकादमिक प्राथमिकता तय करके अपने संस्थानों को जगाएं, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करें और सिलेबस पूरी तरह से प्रासंगिक, आधुनिक और प्रगतिशील। हमारे समाज एवं अर्थव्यवस्था की वर्तमान तथा निरंतर बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुकूल शिक्षण कार्य ह्यूमन कैपिटल को कॉम्पिटिटिव और प्रोडक्टिव बनाने में मदद कर सकता है।
मुझे खुशी है श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन साइंस, सोशल साइंस तथा ह्यूमैनिटीज में 7 नए इंटीग्रेटेड कार्यक्रम शुरू किए हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन में हिंदी तथा डोगरी के 2 नए पाठ्यक्रमों की भी शुरुआत की है। इंटीग्रेटेड कोर्स स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर कड़ी प्रतिस्पर्धा के लिए पूरी तरह तैयार करते हैं और आज के समय की आवश्यकता है कि हम थियरी बेस्ड उस मानसिकता से निकलें जिसे नई जनरेशन कॉलेज बबल कहती है। युवा साथियों, फ्रांस वर्थ ने टेलीविजन थियरी पढ़कर नहीं बनाया, पहले एक स्टूडेंट के रूप में और फिर एक रेडियो रिपेयर करने वाले के रूप में उन्होंने संघर्ष किया। जो भी सीमित संसाधन थे उसके जरिए उन्होंने प्रयोग किए, तब जाकर 1930 में उन्हें टेलीविजन का पेटेंट मिला था। बहुत से युवा म्यूजिक सुनने के लिए जो हेडफोन इस्तेमाल करते हैं उसके आविष्कारक बॉर्डविल पावर प्लांट में काम करते थे। क्या हमें पिछले 20 साल में कोई ऐसे इंजीनियर का नाम याद आ रहा है जिसके आविष्कार ने उद्योग से लेकर शहरी और ग्रामीण व्यवस्था में कोई आमूलचूल परिवर्तन किया है? अगर हमें आज ये सोचने के लिए दिमाग पर जोर लगाना पड़ रहा है तो इसका मतलब है ह्यूमन कैपिटल तथा इन्वेंशन में कहीं न कहीं गैप है और वो ऐसा अवसर है जब हम सबको इस पर सोचने की आवश्यकता है। स्टूडेंट्स के फीडबैक की भी एक संस्थागत व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि अगर कहीं पढ़ाने में कमी है तो उसे भी शीघ्र दूर किया जा सके। विद्यार्थियों से मैं खास तौर से जम्मू कश्मीर के संदर्भ में 2-3 बातें मैं कहना चाहूँगा। मित्रों, आप देख रहे हैं सड़क बनाना इस पूरे भौगोलिक क्षेत्र में अति दुर्गम कार्य है। सड़कें बन रही हैं, लैंडस्लाइड के कारण, भारी जल के कारण शीघ्र खराब हो रही है। क्या आप इस पर काम नहीं कर सकते कि कैसी सड़कें बनाई जाएं जो अस्थायी रह सके? एक बड़े भूभाग में लगभग 6 महीने बर्फ पड़ती है। हॉट मिक्स प्लांट की जरूरत या कोल्ड मिक्स प्लांट के बारे में हम नहीं सोच सकते। जिस चीज से हम सड़क बनाते हैं उस मटेरियल की भी एक सीमा है, आखिर कब तक हम उसका इस्तेमाल करेंगे? जिससे हम सड़क बनाते हैं क्या उसका पुनः उपयोग हम करके सड़क को मजबूत बना सकते हैं? ये प्रश्न है। मुझे लगता है इस पर आपको विचार करने की जरूरत है। कनेक्टिविटी एक बड़ा सवाल है। खासतौर से मैं आ रहा था, देखा रास्ते में किसी का फोन आया, मैं बात नहीं कर पा रहा। क्या टावर्स के द्वारा ही सिग्नल भेजे जाएंगे या कोई दूसरा विकल्प हम तैयार कर सकते हैं? हमने पढ़ाई इसलिए नहीं की है कि हम डिग्री लेकर के यहाँ से निकल जाएंगे। मुझे लगता है कि ये प्रश्न है जिन पर माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों से मेरी अपेक्षा है वो इस पर काम करेंगे। आप सब जानते हैं फ्यूल का जो सोर्स है वो लगातार घट रहा है और देश पर कितना बड़ा बोझ पड़ रहा है। क्या इस पर हम काम नहीं कर सकते? ये विचारणीय प्रश्न। देश में चिप्स की जिस तरह का संकट रहा है, कुछ स्थानों पर निर्माण कार्य शुरू हुआ है। क्या इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी इस पर काम नहीं कर सकते? क्या सेमीकंडक्टर्स दुनिया के कुछ देशों के लिए ही है या इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी भी इस पर काम करके देश को एक सस्ती टेक्नोलॉजी दे पाएंगे? मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आज का ये अवसर है, हमें संकल्प लेना चाहिए। ये जो ज्वलंत मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर के, हमारे देश के, इन मुद्दों पर हमारी सोच क्या है और हम क्या समाधान लेकर के आने वाले 6 महीने 1 वर्ष में काम कर सकते हैं। विजन निश्चित रूप से अच्छा होता है, सबका एक विजन होना चाहिए, विश्वविद्यालय का हो, संस्था का हो, लेकिन मुझे लगता है कि मिशन कम महत्वपूर्ण नहीं है। विजन लंबे समय का होता है, मिशन भी हमें कुछ न कुछ बनाना चाहिए कि 2 साल में हम ये हासिल करेंगे, 5 साल में हम ये हासिल करेंगे। मित्रों, मैं सभी शिक्षकों से ये अनुरोध करूंगा कि अगर नॉलेज को वेल्थ में परिवर्तित करना है तो आउटकम बेस्ड एजुकेशन पर हमें ध्यान देना ही होगा। अगर हम आउटकम बेस्ड एजुकेशन के माध्यम से इनोवेशन को यूनिवर्सिटी के स्तर पर ही प्रोत्साहित करना शुरू कर देंगे तो आने वाले समय में स्टूडेंट्स को तकनीकी सेवाओं वाले नेटवर्क के साथ निश्चित रूप से जोड़ सकेंगे। मैं मानता हूँ शिक्षा का मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन और लर्निंग नहीं है। शिक्षा का मतलब आविष्कार है, शिक्षा का मतलब रूपांतरण है। अगर हमने रूपांतरण का लक्ष्य नहीं रखा होता तो शायद
स्पेस और मिसाइल के कार्यक्रम कभी देश में पूरा नहीं होते। इसलिए मैं युवा स्टूडेंट्स को कहता हूं, इंटेलिजेंट, रिफ्लेक्टिव तथा कैंपैशनेट, जो सभी क्षेत्रों में विकास का, इनोवेशन का इंजन बनने की क्षमता रखते हैं, उनके अंदर क्यूरियोसिटी को, उनके अंदर की इंडिपेंडेंट थिंकिंग को बढ़ावा देने की कोशिश हमें करनी है। और अंत में एक बात मैं सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा, एजुकेशन इज नॉट अबाउट द रेस टू कम फर्स्ट, बट एजुकेशन इज अबाउट अचीविंग द हाईएस्ट पीक ऑफ वैल्यूज इन लाइफ। समाज एवं राष्ट्र को आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं। अपने सामाजिक मूल्यों के साथ राष्ट्र निर्माण का संकल्प तथा आसपास बदलाव का प्रयास करना, मैं समझता हूँ असल शिक्षा का मतलब यही है। मित्रों, मैं माननीय कुलपति जी को, उनके साथ इस विश्वविद्यालय में सभी प्राध्यापकों हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। कम समय में इस विश्वविद्यालय ने जो एक लंबी यात्रा की है, निश्चित रूप से वो सराहनीय है। युवा साथियों, मॉडर्न एजुकेशन के साथ जो हमारे जीवन के मूल्य हैं, जो हमारे संस्कार हैं, कांटे हटाने की जो परंपरा है, आप सबको चुनौती से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। मैं उसे ही पूर्ण शिक्षा मानता हूँ जो बेहतर प्रोफेशनल इंजीनियर, ग्रेजुएट, पीएचडी के साथ स्टूडेंट्स में करुणा, संवेदनशीलता को भी पनपाने में सहयोग करे। एक बार फिर से सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों को बधाई देता हूँ। उम्मीद करता हूँ इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में प्राप्त प्रशिक्षण और शिक्षा से आपको भविष्य की चुनौतियों का सामना करने का संबल मिलेगा तथा आप राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि में अपना योगदान देंगे। मैं मां वैष्णो देवी से आप सभी के उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।